नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की और बात करेंगे सत्ताधारी एनडीए की, यानी कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी की। अब ताल ठोकी जा रही है कि सुशासन है, आप परिवारवाद, एक परिवार, एक ऐसा परिवार, बिहार पर भार, जंगल राज की याद दिलाई जा रही है, तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन दरअसल चुनाव में जाने से पहले एक गठबंधन होता है। आप कहेंगे एनडीए तो है गठबंधन, पर एनडीए गठबंधन है भी कि नहीं, और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी, अभी इस पर पेंच अटका हुआ है। और ये क्यों अटका हुआ है, आज इस पर हम तफसील से चर्चा करने वाले हैं। सुकेश, अभी भी पेंच क्यों अटका हुआ है? अमित शाह ने कमान अपने हाथ में ले ली है। दर्शकों को बता दूं, दो चीजें कल से आज क्या जेपी नड्डा से संभल नहीं रहा कि अमित शाह ने कमान संभाल ली? राष्ट्रीय अध्यक्ष हर वार्ता में इन्वॉल्व नहीं होते, ये पार्टी की एक परंपरा है। जेडीयू से भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इंडल्ज कम कर रहे हैं। एक बातचीत हुई थी एक दौर की, जिसमें मैंने उस समय भी बताया था कि कोई सीटों की बातचीत, सोशल इंजीनियरिंग का पाठ पढ़ा दिया नीतीश कुमार ने। उन्होंने बिहार के बारे में बताया, कैसे है, क्या है, कैसे हमारा अपर हैंड है, हम आराम से जीत रहे हैं, ये तफसील से व्याख्या करके उन्होंने बताया। कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि क्यों फंसा हुआ है, कल से आज तक दो घटनाएं हुई हैं। कल रात तक ये खबर थी और आप भी किसी से बात कर रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि एनडीए में हमारी एंट्री हो गई आरएलएसपी की तरफ। तो आरएलएसपी रूल्ड आउट, वो नॉक कर रहे थे, वो अभी अंदर घुस नहीं पाए थे, बात बनी नहीं। मैंने पहले भी कहा है, एनडीए में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो गया, अलायंस विद इन अलायंस। तो वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना एक दूसरा रास्ता अख्तियार करने वाले हैं। कितने सक्सेसफुल होते हैं वो पूरा गठबंधन जो बनाने की कोशिश है, अम्ब्रेला, उस पर कभी तफसील से बात कर लेंगे। लेकिन एनडीए की बात यह है कि वो बाहर हो गए हैं, मतलब बाहर क्या हो गए हैं, वो अंदर नहीं आने दिया गया, वो ज्यादा ठीक होगा कहना। और दूसरा, अमित शाह ने कमान संभाल ली। क्यों कमान संभालनी पड़ी, बता रहा हूं। अमित शाह आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे। जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसके बाद उनको हट जाना था, इसलिए मैं कह रहा हूं आउटगोइंग प्रेसिडेंट थे। उन्होंने ही वो डील स्ट्राइक की थी 17-17-6। सबसे पहले जिस समय इस बात की चर्चा थी कि बिहार में क्या होगा, लोकसभा के चुनाव तो साथ लड़े जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में क्या नीतीश ही चेहरा होंगे, उन डाउट्स को क्लियर किया था अमित शाह ने कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा है। तो एक बैकग्राउंड बिहार की उनको मालूम है। पहली वजह कि अमित शाह को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है, थोड़े अस्वस्थ थे, अब स्वस्थ हो गए हैं। बिहार की बैकग्राउंड को पहले से मालूम है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रूथलेस है। बिल्कुल पॉइंट पे बात करते हैं। और देखिए, हर आदमी का अपना एक ऑरा होता है। अमित शाह इज नोन टू बी नो नॉनसेंस। जब इन चीजों की बात आती है तो बहुत क्लैरिटी से, भैया इसकी इतनी, हमारी इतनी, इसको इतनी, बात खत्म। और एक अथॉरिटी भी कमांड करते हुए, चूंकि वो पूर्व अध्यक्ष हैं, देश के गृह मंत्री हैं, सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हैं बीजेपी में, तो उनकी अथॉरिटी है, उनका डंडा चलता है, उनकी हनक बोलती है। तो अब उन्होंने अपने हाथ में कमान ले ली है। लेकिन स्थिति देखिए क्या है। अभी तक एलजेपी से 1 तारीख से नामांकन शुरू है, परसों से 8 तारीख तक पहले दौर का नामांकन होगा। इस बीच में 2 काम होने हैं। पहला, एक डील स्ट्राइक होनी है, कौन कितनी लड़ेगा, कौन किस पे लड़ेगा, यह भी तय होना, बिल्कुल होना है। और अभी तक आपने एलजेपी से ऐसी कोई बातचीत नहीं की है, कोई स्ट्रक्चर्ड डायलॉग एलजेपी के साथ। तीनों तो साथ मिलकर बैठे ही नहीं है। जेडीयू बीजेपी बैठी है, पर एलजेपी, जेडीयू तो बात ही नहीं कर रही है एलजेपी से। मुझे लगता है कि यह आखिरी तक बना रहेगा अगर एलजेपी एनडीए में रहती भी है। अब आप इस बात पे चौंक सकते हैं कि आप तो कल तक ये कह रहे थे कि एलजेपी रहेगी एनडीए में। जो स्थिति बन रही है और जो फिलर्स हैं एलजेपी की तरफ से,
उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत हाशिए पे धकेले जा रहे हैं। पहले उन्हें लग रहा था कि बीजेपी की प्रॉक्सिमिटी उनके लिए काम आएगी। हाँ, बीजेपी हमारे कंधे पर रखकर बंदूक चलाए, हम कहें बीजेपी को ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, हमें भी सीट मिल जाएंगी, 41 नहीं मिलेंगी तो 30-35 मिल जाएंगी, और कुछ एमएलसी की कमिटमेंट हो जाएगी। अब अभी तक कोई बातचीत एलजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी भी कोई भरोसा नहीं दे रही। बीजेपी भी कोई भरोसा नहीं दे रही है। नड्डा से एक आध बार फोन पे बात हुई है, मुलाकात भी हुई है चिराग पासवान की, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं हो पाई है। अगर वो 20 पे चले आते हैं, मैं 20 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक वाइडली परसीव्ड जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि चलिए बराबर बराबर हो जाए। हाँ, 122-121 सामने, ये बहुत तो 121 की बात हुई, 20 सीट उनको हुई, बीजेपी 100 से ज्यादा लड़ना चाहेगी तो 20-21 से ज्यादा मिल नहीं सकती एलजेपी को। 2 सीटें वो लड़ती रही है। पिछली बार 160 इसलिए लड़ी थी क्योंकि जेडीयू उनके साथ नहीं है। उसमें तफसील में ना जाए, लेकिन क्या वो 100 के नीचे चली जाएगी? उनके लिए 100 से नीचे जाना बहुत ग्राउंड कंसीड करना होगा। कार्यकर्ता भी नाराज होता है, आपने पूरे के पूरा। अब तो 160 पे उनके उम्मीदवार है ना। एग्जैक्टली वो बढ़ के 102 से 160 हो गया है। उसको घटा के आप 100 से नीचे ले आओ तो बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे में क्या एलजेपी 21 सीट के पास लड़ने को तैयार है? ये बहुत बड़ा नो है इस पे बहुत लोगों का, खास तौर पे जो चिराग पासवान और उनके जो आसपास के लोग हैं वो इस पे मानने को तैयार नहीं। आप पोस्चरिंग इतनी कर दी आपने, आप 143 की बात करने लगे, आप सीधी ताल ठोकने लगे, मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्शन भी होने लगी चिराग पासवान की, एंड सडनली यू कम टू 20, यू कमिंग बैक टू मदर अर्थ। तो ये पचाना, हजम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। अब उसमें एक पेंच है, क्यों चिराग पासवान जा सकते हैं ये तो बता दिया कि 20 में काम नहीं चलता। 20 में अब नहीं जाते दिख रहे हैं, मतलब 20 में मानने को तैयार नहीं है अभी तक के हिसाब से। अभी तक के हिसाब 20 में मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी कह रहे हैं कि हमें आजादी दीजिए। बिहार में उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि हमें मुक्त करिए, हम बिहार में लड़ना चाहते हैं, हम आपके इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं करेंगे। मतलब बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे, हम जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करेंगे। वही 2005 वाली बात आ गई जब ये यूपीए के हिस्सा थे। यूपीए में रहते हुए इन्होंने आरजेडी के खिलाफ चुनाव एग्जैक्टली यूपीए के हिस्सा थे केंद्र में और आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ लिया। ये होता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ। तो या तो उस पर पहले भी हमने बात की, या तो बाहर आ जाए एनडीए से। बहुत लोग बाहर आने के पक्ष में नहीं है। क्यों बाहर जाना चाहते हैं ये तो बता दिया, लेकिन क्यों मजबूरी है अभी तक वहां फंसे रहना? पहला कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ आप रहना चाहते हो। दूसरा, आप बीजेपी से प्रॉक्सिमिटी चाहते हो, बनाए रखना चाहते हो। तीसरा, 6 सांसद हैं, 3 तो डेफिनेटली ऐसे हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। चौथे, जो उनके घर के सांसद हैं पशुपति पारस, बहुत दिनों से खबरें हैं कि उनको साइडलाइन कर दिया गया है। वो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। बाद में उनका बयान आया कि नहीं मैं इसी पार्टी में हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 6 में से 4 सांसद जो हैं वो इस पक्ष के हैं कि हमें एनडीए में रहना चाहिए। तो एनडीए में क्यों रहना चाहिए, इस पे सांसदों का दबाव है। क्यों बने रहेंगे, अगर रहेंगे तो क्यों रहेंगे, इस पे सांसदों पर ग्राउंड वर्कर का दबाव यह है कि नहीं भैया 20 में थोड़ा काम चलेगा, अलग से चलिए। चिराग पासवान का की अपनी ये सोच है कि अगर हम 20 पे चले आते, देखिए उनको लंबी राजनीति करनी है, तो उन्हें ये समझ में आ रहा है कि अगर इस तरीके से हम डेसिमेट कर दिए जाए, मार्जिनलाइज कर दिए जाए, तो उन्हें लंबी राजनीति करनी है। अगर वो 20 विधानसभा सीटों पे लड़ते हैं तो वो कभी बिहार में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं बन सकते। युवा है अभी, 30, 32, 34 साल, 35 साल की उम्र होगी उनकी। उनको लंबी राजनीति करनी है। वो अपना पॉलिटिकल करियर देख रहे हैं, वो अपनी पोस्चरिंग इस हिसाब से कर रहे हैं, और इसीलिए शायद इतना एस्केलेट कर दिया कि हम बिहार को एक नया विजन देना चाहते हैं। तेजस्वी के खिलाफ एक और चेहरा भी वो अपना दिखाना चाहते हैं कि एक और युवा भी है मैदान में। पर क्या वो आरजेडी चले जाएंगे? आरजेडी तो नहीं जा रहे, आरजेडी नहीं जाएंगे। आरजेडी के पाले में उनका जाना एनडीए से उनको कट ऑफ करता है। वो चाहते हैं कि हम एनडीए में तो रहें, हम नरेंद्र मोदी के गुणगान करें, हम नरेंद्र मोदी के अच्छे कामों को जनता के बीच लेके जाएं, हम चुनाव लड़ने जाएं तो ये कहें कि
हमको अगर जिताएंगे तो हम प्रधानमंत्री का समर्थन करने वाले, हम पर बीजेपी का समर्थन करने वाले। ये एलजेपी का स्टैंड, अब मैं कुटिल राजनीति की बात कर रहा हूं, ये तो बीजेपी के लिए फायदेमंद है। बीजेपी एक तो सीट ज्यादा पर लड़ेगी और बीजेपी के गुणगान करते हुए फर्ज कीजिए कुछ सीटें जीतती है एलजेपी, तो बीजेपी का दावा और पुख्ता होता है और मजबूत होता है। दे कैन पुट नीतीश कुमार इन अ कॉर्नर। मैं कुटिलता की बात कर रहा हूं, अब राजनीति में जो होती है दूर की कौड़ी है। हाँ, आपको एक फोर्स की तरह दिखना चाहिए। एलजेपी का वो संगठन होना चाहिए, एलजेपी की वो प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो तैयारी होनी चाहिए ग्राउंड पे। वो अभी तक जो पार्टी रही है एलजेपी, वो किसी के वोट में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एड ऑन है, एड ऑन है। एलजेपी अपने आप में एक ऐसी पार्टी मुकम्मल पार्टी नहीं है। आप जैसे एक समानांतर खींचिए, बिहार के ही संदर्भ में एक समानांतर खींचिए कि कांग्रेस मुख्य पार्टी है और आरजेडी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये गठबंधन बनता नहीं, वो पोटेंट नहीं होता। आरजेडी मेन पार्टी है और कांग्रेस उसको संबल के तौर पे उसके साथ खड़ी है, ये हो सकता है। तो कांग्रेस जैसे एड ऑन है, वैसे एलजेपी एड ऑन हो सकती है, वो मेन पार्टी के तौर पे नहीं है। अभी तक उनका परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं रहा है कि पैन बिहार में उनकी ऐसी छवि हो कि वो बहुत सारी सीटें जीत। पर वो बनानी पड़ेगी, वो भी उसके लिए फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। आपको एक काशीराम बनना पड़ता है, आपको एक मुलायम सिंह बनना पड़ता है, आपको एक लालू प्रसाद यादव बनना पड़ता है। फिर तो क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं चिराग? क्या उसकी तैयारी का ये मुफीद वक्त है? क्या उनके सांसद इस बात की इजाजत देंगे? क्या उनका काडर ये कहेगा 140 सीटों पे आप लड़ लें और नतीजा सिफर हो? इससे बेहतर है, कुछ लोग ये कहेंगे, शायद ये प्रैग्मेटिक सोच ना हो। बहुत चर्चा रही है इस बात की कि आप हरवाने की स्थिति में जब होते हो फिर जाकर जीतने की स्थिति में होते हो। पहला स्टेप होता है कि आप स्पॉइलर हैं। हाँ। आपने हरा दिया। क्या वो प्लंज लेने को तैयार है चिराग पासवान? मामला यहां आकर फंसा है। मामला यहां आकर फंसा है, लेकिन इसका एक और पहलू है। जो ये डेवलपमेंट्स हो रही है, अब एलजेपी आज की तारीख में आंखें तरेरने लगे। देखिए, शिवसेना बाहर निकल गई, सबसे पुराना घटक। उसके बाद दूसरा सबसे पुराना घटक शिरोमणि अकाली दल बाहर। एलजेपी अगर ताल ठोकने लगे हम एनडीए को छोड़ देंगे वरना हमें इतनी सीटें दीजिए, बीजेपी के लिए एक दिक्कत होगी। देखिए, ये दिक्कत तो है और इस पे हम लोगों ने चर्चा भी की है कि ये ऐसा वक्त है, ये ऐसे समय में आया है जब अकाली दल उनसे दूर चला गया। पहले मंत्रिमंडल से बाहर होना, फिर एनडीए से बाहर होना। तो दो सबसे ट्रस्टेड पार्टनर जब आपके बाहर चले जाते हैं, तब देश भर में एक संदेश जाता है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को जोड़कर रखने में कामयाब नहीं है। शायद जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो गठबंधन की राजनीति को बहुत दिन से जानते हैं, हमारे इंटरव्यू में ही कहा था चुनाव के वक्त, तो उन पे एक गंभीर सवाल उठेगा। लेकिन क्या वो सवाल उठेगा इसलिए बीजेपी क्या बहुत कंसीड कर जाएगी क्या? ऐसे में जब अमित शाह इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अमित शाह बहुत ग्राउंड कंसीड करने के लिए जाने नहीं जाते, वो बड़े हार्ड बार्गेनर माने जाते। क्या वो जेडीयू पर दबाव डाल सकते हैं एलजेपी के लिए भी कुछ अपने खाते में से सीट छोड़िए, हमारे ही खाते में से एलजेपी को सीटें क्यों मिले? मुझे लगता है फिर रीवर्क करना पड़ेगा सब। नहीं ना, वो सारा बदल सकता है ना इतना कि भाई 110 पर हम आते हैं तो आप 220 हुए, 23 सीटें बची, या आप फर्ज कीजिए 105 पर आते हैं। मैं थोड़ा सा गणित थोड़ा सुधार रहा हूं। 105 यानी कि 210 सीटें और 33 बच गई, आप 25-27 दे दीजिए एलजेपी को, 6-7 आप हमको दीजिए, बात खत्म। नहीं, अगर इस पे सबकी सहमति बन जाती है। हम 122-121 को ही लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी क्या जेडीयू पर भी ये दबाव डाल सकती है 105 पर आइए, हम ये सीटें लड़ेंगे और इनको देते हैं, ये हमारे खाते में थोड़ा है, ये पूरे एनडीए के खाते में। अगर एनडीए गठबंधन को बचाए रखना है, एक फेस सेविंग करनी है कि हमारा कोई पार्टनर बाहर नहीं गया चुनाव के पहले, तो हो सकता है ये करना पड़े। लेकिन क्या जेडीयू इसके लिए तैयार होगी? और जिस लेवल पे बात चली गई है, जिस लेवल पे आप नीतीश कुमार को आपने अपना चेहरा घोषित कर दिया है,
जिस लेवल पे उनके तारीफों के पुल आपने बांध दिए। जेडीयू कह सकती है ये सीधा सीधा कि हमें नहीं चाहिए एलजेपी। जेडीयू तो ये पैंतरा अपना सकती है, ये रुख अपना सकती है। जेडीयू ने कभी उनको अपना सहयोगी माना नहीं है। तो मतलब वो 105 पर नहीं आएंगे, इसीलिए सहयोगी नहीं माना कि आपके सहयोगी आप अपने खाते में से दीजिए। मैंने पहले भी आपसे बातचीत में कहा था संदीप कि मांझी की एंट्री वो चेकमेट करने के लिए था रामविलास पासवान को, कि एक दलित चेहरा, तो हमारे पास एक महादलित चेहरा ऑलरेडी है। तो ये उन्होंने अलायंस विद इन अलायंस का जो एक फॉर्मूला निकाला, बफर वाला फॉर्मूला, वो उसी बफर के तहत किया गया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं कि अमित शाह के दिमाग में कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया चल रहा हो कि इस गठबंधन को बचाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर फिर बातचीत वहीं अटकती है कि 25 के आसपास ही सीटें बचती हैं। एलजेपी, अगर एलजेपी और हम, बल्कि हम जोड़ दें तो 110 शायद जेडीयू भी मान जाए, तो उसके बाद बचती हैं 33 सीटें। तो 25 एलजेपी और 7-8 हम, इससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। नहीं, 110, 220 हो गया, फिर बचती फिर 23, हाँ फिर 23 बचती हैं। 105 पर बचती हैं 33। 105 में जेडीयू का ये कहना हो सकता है कि हमारे तो 80 के आसपास विधायक हैं, हम 105 पर क्यों आए? हम 105 पे कैसे आ सकते हैं? आपके तो 56 है, आपके 54 है। हाँ, तो आप नीचे आओ। लेकिन वो दोनों इन टैंडम चलना चाहते हैं, वो अपनी स्थिति खराब करना चाहेंगे नहीं। तो क्या आउट ऑफ बॉक्स कोई आइडिया अमित शाह के पास है, या फिर अब एक ही तरीका बच गया है कि एलजेपी बाहर चली जाए? क्या इस लेवल पे एलजेपी पहुंच गई है, इस लेवल तक उसने एस्केलेट कर दिया है कि उसके पास बीजेपी समर्थन देती रहेगी पर बाहर भी चली जाए, वो एनडीए में भी बने रहे, बाहर से चुनाव लड़े? ये तो नहीं होगा। इन खबरों पर हमारी लगातार नजर रहेगी, जो भी डेवलपमेंट होगी आपको हम बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। अभी के लिए एक चीज और बता देता हूं, हाँ, जानकारी के तौर पे आज सभी बीजेपी के नेता जो बिहार के हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। तो एक असेसमेंट आज ये भी होगा कि किन सीटों पे हमारी तैयारी है, किन सीटों पे हमको लड़ना चाहिए, कितना ग्राउंड हम कंसीड कर सकते हैं। देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है बीजेपी की, वो आखिरी सीटें तय करती है, फीडबैक वहां से आता है। तो ये जानकारी मेरे पास है कि भूपेंद्र यादव जो मंडल तक से जो उनके पास फीडबैक आए हैं वो लेकर उन्होंने अमित शाह तक पहुंचा दी है। आज बिहार के सभी नेता आ रहे हैं, जो प्रोमिनेंट नेता हैं, जो सीईसी को ब्रीफ करेंगे कि हम कहां खड़े हैं। तो आज उसकी तैयारी भी हो रही है। तो ये जो या तो नया फॉर्मूला इजाद होगा या जो भी समीकरण बनेंगे, उसके बारे में एक मुकम्मल तस्वीर भी जल्द ही सामने पेश होने वाली है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।